इज़्ज़त माब अली जनाब अब्दुल रशीद अंसारी साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे बड़े भाई डॉक्टर जैन साहब, जनाब तनवीर हैदर उस्मानी साहब, जनाब तनवीर अहमद साहब, शाकिर अंसारी साहब, सलावत खां साहब, डॉक्टर नाहिदा शेख साहिबा, यहाँ पर आए हुए भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा के सारे पदाधिकारीगण, कार्य समिति के सदस्यगण, मैं अब्दुल रशीद साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ और डॉक्टर जैन साहब जो प्रभारी हैं उनको भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य समिति का आज उद्घाटन राजनाथ सिंह जी के हाथों से कराया। ऐसे अभी स्टेट रिपोर्टिंग चल रही थी और मैंने रशीद साहब से गुजारिश किया था, क्योंकि मैं हर वीकेंड पे भागलपुर चला जाता हूँ और पिछली हफ्ते भी एक मीटिंग थी यहाँ, जिसके वजह से मैं उस वीकेंड पे नहीं जा सका और मुझे उम्मीद थी कि शायद सैटरडे संडे होगा, तो मैं एक दिन सैटरडे भागलपुर जाऊंगा और संडे को यहाँ रहूँगा। लेकिन रशीद साहब ने ये संडे और मंडे का कार्यक्रम रखा है, तो कल पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट के जो आज के हालात हैं उस वजह से मुझे पार्लियामेंट में सुबह जाने के बाद शाम तक रहना पड़ता है और डॉक्टर जैन साहब की दुआओं से मैं पार्लियामेंट्री पार्टी का भी, ऐसे तो डिप्टी लीडर को ब्रीफिंग करनी होती है, क्योंकि डॉक्टर साहब सांसद रहे हैं तो जानते हैं कि जो उप नेता पार्लियामेंट का होता है वही ब्रीफ करता है। लेकिन गोपीनाथ मुंडे साहब ने और सुषमा जी ने ये जिम्मेदारी मुझे दी हुई है, तो मुझे 3 बजे तक पार्लियामेंट में रहना पड़ता है और फिर 4 बजे जो अखबार के लोग हैं उनसे बातचीत करके तब 4:30-5 बजे ही मैं पार्लियामेंट से लौट सकता हूँ। तो रशीद साहब को मैंने कहा था कि मैं मंडे को यहाँ पर आकर कार्य समिति में बैठूंगा, सुनूंगा, लेकिन मजबूरी की वजह से आज ही, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की तकरीर के बाद कोई और बड़ी तकरीर की ज़रूरत नहीं है और हम सब की खुशकिस्मती है कि राजनाथ सिंह जी एक खुले दिमाग के और बड़े दिल के सदर हैं और वो जो कुछ भी बोलते हैं वो दिल से बोलते हैं। उन्होंने यहाँ पर अपनी बात को दिल से कहा है और उन्होंने बड़ी बात कही कि जो कुछ कमियां हैं उसको भी ठीक करेंगे, जो गलत फहमियाँ हैं उसको भी मिटाएंगे और आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के बारे में गलत फहमियों की बातें बहुत सारी रहती और ये सही भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जिस तरह की चिकनी चौपड़ी बातें ये नाम नेहाज सेकुलर पार्टियां करती हैं, उस तरह की चिकनी चौपड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है और ना हम करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत से लोग हैं जो मेरे से भी पुराने हैं, बहुत से लोग हैं जो बहुत काम जिन्होंने किया, बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल हालात में पार्टी के लिए काम करने का काम किया है। आज तो माहौल साजगार है, लेकिन वो दौर भी हमने देखा है जब भारतीय जनता पार्टी में काम करना आसान काम नहीं। जब कभी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में आने की कोई उम्मीद नहीं थी, तब भी लोग भारतीय जनता पार्टी में काम करते थे और कहीं गलतफहमी मुझे या नकवी साहब को या नजमा हेपतुल्ला साहिबा को नहीं होनी चाहिए कि हम लोग पहली बार सांसद बने। पहले हमसे पहले भी बेगम खुर्शीदा किदवई जामा मस्जिद एरिया से मेट्रोपॉलिटन की काउंसलर होती थी, जो एमएलए के बराबर वो चुनाव जीत कर आती थी और जामा मस्जिद एरिया से जीत कर आती। उससे पहले भी बहुत से नाम हैं, बहुत सी मिसालें, लेकिन आज का माहौल अलग है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करते हुए आपको तरह तरह के सवालों का जवाब आपके सामने आपको देना पड़ता है और मुझे याद है कि यहाँ पर एक राष्ट्रीय कार्य समिति हुई थी और उसमें
6 दिसंबर 92 के बाद पहली बैठक हुई थी और उस बैठक में अडवाणी जी आए थे, जोशी जी भी आए थे और उस माहौल में भी माइनॉरिटी मोर्चा की यहाँ मीटिंग हुई थी और उसमें वहाँ की दुश्वारियों को तनवीर उस्मानी साहब ने रखा था। और कई बार लोगों को लगता होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी में जो मुस्लिम काम करते हैं वो वहाँ जाते हैं, कोई बात नहीं रखते होंगे, वो शायद पद के लिए जा रहे हैं। और हमारे जो मुखालफिन हैं वो हमारे बारे में माहौल भी ऐसा बनाते हैं, वो इस तरह का माहौल बनाते हैं जैसे जो भारतीय जनता पार्टी में अक़लियत के लोग काम कर रहे हैं वो अक़लियत के रहनुमा नहीं है, लेकिन जो नाम नहाज सेकुलर पार्टी में जो अक़लियत के लोग काम कर रहे हैं वो अपने कौम के रहनुमा बन जाते हैं। और मैं मानता हूँ कि यह सही नहीं। अगर अक़लियतों के बीच में कोई रहनुमा बनकर काम करता है, धारा के विपरीत कोई काम करता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी अक़लियती मोर्चा का कार्यकर्ता काम करता है कि मुश्किल हालात में भी तरह तरह के सवालों के बौछार को झेलता हुआ वो उन समाज के बीच में अपनी बात को पहुंचाने का काम करता है। आप ये समझ जाइए, कई बार लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए मैं सिर्फ, क्योंकि आप नए भारतीय जनता पार्टी में नहीं है कि मैं बीजेपी से आपको क्यों जुड़ना चाहिए ये मैं आपको बताऊं। मैं आपको वो बातें बताना चाहता हूं जहां से जुड़कर जो रास्ता आगे ठीक से जाता है। कई बार गलतफहमी होती थी। पहले भारतीय जनता पार्टी में जो काम करते थे लोग ये समझते थे कि भारतीय जनता पार्टी में अगर काम करेंगे तो हमें क्या कहना चाहिए, और क्या कहने को लेकर वही बातें कहते थे जो हमें नहीं कहना चाहिए। हमारी पार्टी ये कभी हमसे तवक्का नहीं करती, हमसे कभी उम्मीद नहीं करती कि वो भारतीय जनता पार्टी उम्मीद करती है कि आप मुसलमान बनकर भारतीय जनता पार्टी में काम करें। और मुझे याद है कि जब हम लोग मुंबई गए थे, मुंबई में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी और राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक एजाज रिजवी साहब की सदारत में हुई थी। मैं युवा मोर्चा में काम करता था, लेकिन राष्ट्रीय कार्य समिति में माइनॉरिटी मोर्चा के शुरू से मैं रहा हूँ। यानी हर मीटिंग में मैं कोई पदाधिकारी के तौर पर नहीं, लेकिन एक विशेष आमंत्रित कार्य समिति के सदस्य के तौर पर रहा हूँ। और मैं आज आपको सिर्फ याद दिलाता हूँ कि प्रमोद महाजन जी का वो तकरीर, शायद हम में से जो लोग, बहुत से लोग वहाँ थे उनको याद होगा। प्रमोद जी आए थे, उन्होंने समारोप किया था मुंबई की उस बैठक का, 93 या 94 की बैठक, 94 की बैठक थी। और उसमें उन्होंने तकरीर करते हुए एक बात कही थी। हम लोगों ने एक रेजोल्यूशन ले लिया था कि जो अयोध्या की भूमि है वो हिंदू भाई के हवाले कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की अक़लियती मोर्चा ऐसी मांग करती। और जो लोग पुराने हैं बैठे उनको याद होगा, प्रमोद जी आए, हम लोगों को बड़ी खुशी हो रही थी कि बड़ा अच्छा रेजोल्यूशन पास कर दिया। तो उन्होंने जो बात कही थी, मैं वहाँ से अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि देखिए, हम पूरे समाज को जोड़ रहे हैं, हम अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में कोई भेदभाव नहीं करते, हम अक़लियत और अक्सरियत के नाम पर राजनीति नहीं करते, लेकिन फिर भी हमने अक़लियती मोर्चा इसलिए बनाया ताकि मुस्लिम समाज को लगे कि उनका प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी में है। और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि हिंदू समाज से तो हम ताली बजवाएंगे अपने मुद्दे पर, हम आपको नेता तब मानेंगे जब आपका समाज आपके कहे हुए बात पर ताली बजाए, हमारे काम में आप दखल मत दीजिए। कई बार ऐसी होड़ मच जाती, यानी आप ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, मुझे हर सवालों पर जवाब देना है। मुझे, मेरी खुशकिस्मती है कि कम उम्र में वो जिम्मेदारी मुझे मिली है, वो ऐसी जिम्मेदारी मिली, ऐसे लोगों के बीच में साथ में बैठकर काम करने का मौका मिला। ये समझ जाइए, डॉक्टर जैन साहब आज के नहीं है, ये डॉक्टर जैन साहब बहुत पुराने नेता है। जब ये मैं बहुत छोटा था, युवा मोर्चा में था, तब डॉक्टर साहब के पास जाता था। और उस वक्त जब मेरी कोई हैसियत नहीं थी, तब भी मुझे बुलाकर टेलीविज़न पर डिबेट कराते थे। और कई लोग कहते भी थे कि शाहनवाज तो बीजेपी का कोई बड़ा नेता नहीं है, फिर टीवी पे डिबेट में क्यों बुला रहे। और उस वक्त एक बात मुझे अच्छी तरह याद है कि अगर आप में टैलेंट है तो पार्टी कभी आपके टैलेंट को नज़रअंदाज नहीं करेगी। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और अगर आप समझते हैं कि कोई सेटिंग गेटिंग से कोई चीज़ होती है तो वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं होने वाली। एक बार हो सकती है, एक बार धोखे से आपको कुछ मुकाम मिल सकता है, लेकिन अगर ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता खुश हो जाएगा
खुश होकर शाबाशी देगा और आपको कुछ मिल जाएगा तो वो फौरी तौर पे मिल जाएगा। मेरी खुशकिस्मती है कि कम उम्र में मुझे टिकट मिला 98 में, लेकिन मैं कई बार तलाशता हूँ और मैं इस बात को मानकर चलता हूँ कि जैसे अटल जी की कविता है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अगर छोटे मन से आप काम करेंगे तो कभी बड़े नहीं होंगे, आपको बड़ा मन करना पड़ेगा। आप अगर ये सोचेंगे कि नहीं मैं ऐसा करूं, नहीं तो ये आगे हो जाएगा, उसकी टांग खींच दूं, उसको पीछे कर दूं, तो उसकी टांग खींचने में अपनी टांग स्लिप कर जाएगी और फ्रैक्चर भी होने का खतरा है। लेकिन हो सकता है कि वो आगे निकल जाए। जो आगे निकलने वाला है उसको कोई रोकता नहीं। मुझे याद है कि जब माइनॉरिटी मोर्चा काम कर रहा था तब मुझे उमा भारती जी उस वक्त युवा मोर्चा में थी और मैं युवा मोर्चे के अंदर राष्ट्रीय मंत्री हो गया था। और एक बार कुछ मुस्लिम नौजवान आए, मैं उमा जी से उनको मिलाने ले गया। उन्होंने कहा कि एक सम्मेलन करते हैं। उन्होंने कह तो दिया, मैंने हाँ कर भी दिया, लेकिन आसान काम तो नहीं था क्योंकि 93-94 का माहौल था। और मैंने पहले स्पीकर हॉल में एक छोटा सम्मेलन किया, युवा मुस्लिम सम्मेलन। उसमें कुछ लोग आए, सवालों जवाब हुआ, क्योंकि भाषण करना चले जाना ये तो आसान काम है, लेकिन सवालों के जवाब को भी देना। और फिर उमा जी ने कहा कि बड़ा करते। हमने पूरे मुल्क में युवा मुस्लिम सम्मेलन अनाउंस किया और माइनॉरिटी मोर्चा के जो उस वक्त साथी थे उनको कई को एतराज़ भी होता था। मेरे सामने तो नहीं, मेरे पीठ के पीछे माशाल्लाह अपनी कौम तो पीठ के पीछे ही ज़्यादा बोलती है, सामने कम ही बोलती है, तो हम लोग की आदत भी। तो मेरे पीठ के पीछे कहते भी थे कि भाई ये काम तो माइनॉरिटी का है, ये शाहनवाज क्यों कर रहा है। तो मैं उमा जी से कहता था कि बड़ी दिक्कत है। उनका नहीं फिक्र मत कर, मैं बात कर लूँ। उनको भी बोला और हमने लखनऊ में किया, हमने भोपाल में किया, हमने कश्मीर में किया, पूरे देश में सम्मेलन किया। चूरू में किया, 40 डिग्री में जाके किया। चूरू में तो गए थे तो इतनी गर्मी में गए वहाँ कि 2-2 एसी चल रहा था और फिर भी पसीना आ रहा था, जबकि एसी की आदत भी नहीं थी, तब भी गर्मी लग रही थी। इस माहौल में वहाँ गए और बड़े सम्मेलन किए। मुझे याद है कि गुमान मन लोहड़ा जी वो MP होते थे, उन्होंने एक बड़ा सम्मेलन किया। उमा जी के साथ काम करने का एक फ़ायदा ये हुआ था कि दीदी का जो प्रोग्राम कैंसिल होता था तो स्टेपनी के तौर पर मैं चला जाता था तकरीर करने। और जब मैं जाता था तो लोगों को लगता था कि उस वक्त थोड़ी सेहत वहत भी वैसी नहीं थी, पर्सनालिटी भी वैसी नहीं थी, बहुत ज़्यादा पतला दुबला था। देखने के बाद आदमी को अंदाज़ा नहीं होता था कि उमा भारती ने इनको क्यों भेजा। लेकिन जब तकरीर हो जाती थी तो मैं, ओम जी माथुर अभी हमारे पार्टी के नेता हैं, उन्होंने एक सम्मेलन किया था यहाँ जब अडवाणी जी पर चार्जशीट हुआ था जिस दिन, उसके ठीक दूसरे दिन मैं गया था चूरू। 16-17 हज़ार लोग थे और वहाँ तकरीर हुई थी। बाद में वो कैसेट भी की थी। ओम जी माथुर मुझे इतना मानने लगे कि जब भी मैं चुनाव लड़ता तो अपने जेब से कुछ पैसा मेरे चुनाव के लिए वो आज भी मुझे देते हैं। वो रिश्ता उनका तब हमारा बना था। और वहाँ से हम लौट कर आए और हमने तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में एक युवा मुस्लिम सम्मेलन किए। उसमें पूरे मुल्क से लोग आए। अभी मैं गया था इंदौर, तो इंदौर में भी लोग मिले मुझे। उन्होंने कहा भाई साहब आपने पहचाना नहीं, हम तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में कैलाश विजयवर्गीय हम लोगों को लेकर आए थे। हरियाणा से बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे, दिल्ली से बड़ी तादाद में आए थे, क्योंकि मैं बिहार का हूँ और बिहार की बहुत लेबर में मेरा बहुत बड़ा काम था। हाँ वो कहा, अब तो नाम गिनाऊंगा तो यार हर स्टेट का बताएंगे ना। राजस्थान भी, अभी तो ये है कि यहाँ लगता है बिना राजस्थान का नाम लिए काम ही नहीं चलना है। एक बुके आया तो दूसरा भी देने को तैयार थे, तो इसलिए राजस्थान में अभी चुनाव होना है, हमको जीतना है, उस पर भी मैं आऊँगा। तो वो सम्मेलन हुआ और मैं ये बातें आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, क्योंकि कोई शॉर्टकट से कोई चीज़ नहीं होती। और वो सम्मेलन के बाद कुशाभाऊ ठाकरे जी उसमें थे, माननीय रज्जू भैया आए उस कार्यक्रम में, संघ के बड़े बड़े अधिकारी आए जो मंच पे नहीं आए, वो अलग से बैठे थे। हमने उस कार्यक्रम के बाद, वो बड़ा कार्यक्रम था, यानी हॉल से बाहर भी बड़ी तादाद में लोग थे। और जब मैं आया तो मैंने, वो अटल जी भी आए और प्रमोद महाजन जी मिल गए कार्यक्रम के ठीक एक दिन पहले। उन्होंने कहा कि लोकसभा भंग होने वाली है और तुमने कार्यक्रम रख लिया है, पूरी पार्टी को दांव पे लगा रहे हो। अटल जी, अडवाणी जी, सिकंदर वक्त जी, और कोई बचा है? मैंने कहा सर आप भी आइए। तो मैं तो इनोसेंटली कह रहा था कि आप भी आइए, उन्होंने और बुरा माना। मैं कह रहा हूँ इतने नेता तुमने बुला लिया और कह रहे हो कि आप भी आइए,
कहाँ से आएंगे इतने लोग? कबूतर खाने से आएंगे? बीजेपी का माइनॉरिटी का सम्मेलन तालकोटरा इंडोर स्टेडियम भरने में पूरी पार्टी दिल्ली प्रदेश की लग जाती है, तब नहीं होता, कहाँ से माइनॉरिटी का कार्यक्रम होगा? और उन्होंने अडवाणी जी को मना कर दिया, कह दिया कि आपको नहीं आना है, नहीं तो इतने लोग जाएं। फिर मैंने उमा जी को फ़ोन किया कि भाई ये तो ऐसी सी बात हो गई। उन्होंने कहा नहीं नहीं सब लोग आएंगे। अडवाणी जी ने उसका उद्घाटन किया, सिकंदर बख्श साहब उसके मुख्य अतिथि थे, उमा भारती जी ने अध्यक्षता किया, यानी युवा मुस्लिम सम्मेलन प्रिजाइडेड बाई साध्वी उमा श्री भारती, और मैं उस कार्यक्रम का संयोजक था। और उस कार्यक्रम में अटल जी आए और उन्होंने कहा मैं अभी लोकसभा से आ रहा हूँ, माइनॉरिटी मोर्चा ने प्रोग्राम ये युवा मुस्लिम सम्मेलन क्या किया, लोकसभा ही भंग हो गई। और उन्होंने कहा कि शाहनवाज साहब आपने अपने नाम का द्वार बना लिया। मैंने एक जनरल शाहनवाज द्वार भी सामने बना लिया, उसका नाम शहीद अशफाकुल्ला खान नगर रखा था, जैसे आज राजनाथ सिंह जी वो इशारा कर रहे थे नाम को लेकर। और फिर मैं आया और यहाँ पर मैं इस बात को आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बात हो गई और बुके को लेकर भी रशीद साहब के कहने पे बात होगी कि भाई और भी कैंडिडेट। तो मैं यहाँ आया और उन्होंने किशन रेड्डी बैठे थे, उसके गवाह हैं, अभी युवा मोर्चा के अध्यक्ष महामंत्री थे, अभी वो प्रदेश अध्यक्ष हैं आंध्र प्रदेश के। नरेंद्र भाई की बहुत बड़ी सभा उन्होंने कराई अभी। और हम लोग आए और उमा जी ने कहा कि पार्टी कुशाभाव मिले, उन्होंने गले लगाया और कहा बहुत अच्छा किया तुमने, एकदम साबित करके दिखा दी। और ठीक उससे 2 दिन पहले सैयद शहाबुद्दीन मिले थे मुझे जुमे की नमाज की मस्जिद में। अब कह रहे थे ये क्या काम कर रहे हैं, 6 दिसंबर की तारीख रहती है और 4 दिसंबर को आप ये मुस्लिम को जोड़ रहे हैं, कौम को बदनाम कर रहे हैं। मैंने कहा कौम को बदनाम नहीं कर रहे हैं, कौम को नेक नामी दे रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे। और वही हुआ। और उसके बाद पार्टी ने हमसे कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने सोचा कहीं से टिकट तो मिलना नहीं है। कहा कहाँ से लड़ोगे? मैंने कहा जो सबसे मुश्किल सीट हो वहाँ से हमें चुनाव लड़ा दीजिए। और हमने कहा सैयद शहाबुद्दीन एमपी हैं किशनगंज से, तो सैयद शहाबुद्दीन वर्सेस सैयद शाहनवाज हो जाए। और मैं घर गया, यहाँ से ऑटो पकड़ा, घर पहुँचा और उमा जी का फ़ोन आया, कहा तुम्हारा टिकट हो गया। गोविंदाचार्य जी प्रभारी थे और कैलाशपति मिश्रा जी बिहार के अध्यक्ष थे। बात किया और जो पहली लिस्ट आई बीजेपी की, मैं न अटल जी से मिला, न अडवाणी जी से मिला, न मैं किसी नेता से मिला। पहली लिस्ट में एक नाम था सैयद शाहनवाज हुसैन फ्रॉम किशनगंज। और मैं यहाँ से चुनाव लड़ने गया। उसी साल नकवी साहब को भी टिकट मिला, वो भी युवा मोर्चा में हमारे साथ थे। और एक रास्ता बना, पार्टी आपको मौका देती है और जब मौका देती है तो वो मौका आपको कैसे उसका उपयोग करना। यहाँ पर तो गुल मोहम्मद मंसूरी साहब हैं जो 77 के विधायक हैं, यानी समझिए जौहरी बाजार से 77 में जनसंघ कोटे से जनता पार्टी से जीते। तो हम लोगों को मौका मिला, पार्टी में काम किया। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज इस मुल्क में भारतीय जनता पार्टी के अक़लियती मोर्चा की जितना वजूद है और जितनी उसकी अहमियत है, उतनी अहमियत किसी भी पार्टी के माइनॉरिटी सेल की नहीं है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी एकदम अलग है। आपके जो हम नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी न कल फ़िरका परस्त है, न आज फ़िरका परस्त, कल फ़िरका परस्त थी, न आज फ़िरका परस्त है, न आने वाले दिनों में फ़िरका परस्त होने वाली। भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क से मोहब्बत करने वालों का एक जनसमूह है। लेकिन आपको तरह तरह से आपको घेरने की कोशिश होगी, आज तरह तरह से साजिश होगी। आज पैमाना क्या है? आज पैमाना है कि कौन अपना। तो सेकुलर होने के क्या तरीक़े हैं? कि सेकुलर होने के तरीक़े हैं कि आप एक इफ्तार की दावत कीजिए, 2-4 बोड़ा बिहार में बोड़ा कहते हैं, यहाँ भी बोड़ा ही कहते हैं ना, बड़ा वाला, जिसमें वो मध्य प्रदेश वाला बोड़ा नहीं, मतलब उसमें आप टोपी मंगाइए और एक स्कार्फ भी मंगाते हैं, वो जो साफा रुमाल कहते हैं उसको, और अरबी रुमाल, और खजूर मिलाई। एक दिन में आप कॉमनल एक बार टोपी पहन लीजिए, एक गमछा रख लीजिए, एक खजूर खा लीजिए, हो गए सेकुलर।
एक दिन के अंदर संजय निरुपम शिवसेना में, और दूसरी बार वहाँ से हटे, एक इफ्तार की दावत की, एक टोपी पहन ली, एक गमछा रख लिया, एक हमारा खजूर खा लिया। हमें दिया कुछ नहीं, हमारी टोपी लेके अपने सिर पर पहन ली, हमारा गमछा अपने कंधे पर डाल दिया और हमारा ही खजूर लेकर खुद खा लिया। हम भूखे के भूखे खड़े रहे, लेकिन वो रोजेदार बनकर सेकुलर बन गया। यही चीज़ें हो गई। क्या तरीका है? मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों की सियासत ये होगी कि सिर्फ जो टोपी पहन ले वो मेरा अपना, और जो टोपी ना पहने वो मेरा पराया हो जाए? क्या कहीं पड़े? ये तो कई उलमाए दीन भी बैठे यहाँ, और तनवीर साहब तो हज कमेटी के चेयरमैन रहे, कई हज किए होंगे तनवीर साहब ने। तनवीर साहब 3-4 हज तो हुआ होगा, कितना ज़्यादा ही हुआ, 7 हो गया है। यानी मैं अभी भी 4 हज पीछे चल रहा हूँ इनसे। उम्र में पीछे हूँ तो हज में कैसे आगे चल सकता हूँ? लेकिन मैंने भी 3 हज किए, लेकिन माशाल्लाह तीनों, 2 बार लीडर ऑफ डेलीगेशन के नाते और 1 बार बादशाह के मेहमान के नाते। मैंने देखा है कि जो हज में भी लोग जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बहुत से लोग बिना टोपी के भी नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह उनके नमाज को कबूल करता है। हम जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो हिंदुस्तानियत हमारे ऊपर बहुत है और उसका असर भी दिखता है। और कई बार तो मैं देखता हूँ हमारे जो सेकुलर नेता हैं नाम नेहाज, वो हमारे लिए कुछ नहीं करते। आज हिंदुस्तान का मुसलमान पिछड़ा है, बेरोजगार है, गरीब है। आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई जिसके अंदर ये जिक्र है कि मुसलमानों की हालत आज दलित समाज से भी खराब है। अगर मुसलमानों की कहीं अच्छी हालत है तो वो गुजरात में है, पर कैपिटा इनकम अच्छा है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, दिल्ली में, जहां भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत रही है, वहां मुसलमानों का रहन सहन, उनके पर कैपिटा इनकम ज़्यादा अच्छा हुआ है। लेकिन आज पैमाना क्या? बंगाल, जहां बीजेपी का कोई वजूद नहीं है, अभी एक एमएलए नहीं, एक एमपी नहीं, अगर वहाँ के मुस्लिम गरीब हैं, पिछड़े हैं, बेरोजगार हैं, तो क्या डॉक्टर जैन साहब जिम्मेदार हैं इसके? कौन जिम्मेदार है? अगर जिन लोगों ने हुकूमत किया उन्होंने उनकी फिक्र नहीं की। आसाम के अंदर आज अक़लियतों की क्या हालत है? अगर गुजरात के अंदर एक बार फसाद हुआ, गुजरात में आज़ादी से पहले भी फसाद होते थे। जिन लोगों की जानकारी नहीं है उनको किताब लेकर पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री में जाना चाहिए। जब महाराष्ट्र था, वो बड़ा स्टेट था, मुंबई स्टेट था, तब भी गुजरात के अंदर बड़े फसाद होते थे, हर साल होते थे। अगर मैं कहता हूं कि गुजरात में एक फसाद हुआ, एक दंगे की गाली हमको दीजिए, लेकिन पिछले 10 साल से कोई फसाद नहीं हुआ, उसकी ताली भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज लोगों ने एक रट लिया है। मैं खुद भागलपुर से एमपी हूं। भागलपुर में कांग्रेस के दौरे इख्तियार में 89 में दंगा हुआ। 84 की दंगा की तो चर्चा हो रही है, सज्जन कुमार, टाइटलर, इन सब के नाम की चर्चा हो रही। उनको मुआवजा देने की बात भारत सरकार करती, क्योंकि सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी, उन्होंने 84 का अनाउंस किया। मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर कहा कि 84 के बाद 5 साल बाद भागलपुर में दंगा हुआ, तो जो पैकेज हमारे सिख भाइयों को दिल्ली में मिला, वही पैकेज राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल के आखिरी दंगे भागलपुर के अंदर भी मिलना चाहिए। लेकिन कोई चर्चा करने को तैयार है? मैं भारतीय जनता पार्टी के अक़लियती मोर्चा के इस डायस से उन नाम नेहाज सेकुलर नेताओं से पूछना चाहता हूं कि वो जवाब दें कि आपको गुजरात पर तो बहुत चर्चा करेंगे, लेकिन मेरठ में, मलियाना में हिंडन नदी के किनारे मुस्लिम नौजवानों को पीएसी उठाकर लाई थी और गोली मारकर हिंडन नदी के किनारे उस नहर में फेंक दिया, तो उसका क्या हुआ? उसको कोई मुकदमा हुआ? किसी को सजा हुई? नहीं हुई। क्या मुरादाबाद की ईदगाह पर जो मासूम लोग नमाज पढ़ने गए थे, आप जानते हैं कि जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो हमारे जेब में टोपी के अलावा कुछ नहीं होता। वहाँ भी जो जनरल डायर की तरह इंदिरा गांधी की पुलिस ने गोली मारकर वहाँ हमारे नमाजी भाइयों को मारा था, क्या उस पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी या दिग्विजय सिंह की आवाज़ क्यों नहीं निकलती? मैं उनसे पूछना चाहता। आज भिवंडी के अंदर दंगा हुआ, मालेगांव के अंदर दंगा हुआ, उनके दौरे इख्तियार में। लेकिन ये क्या है? दंगों का पैमाना बदल गया।
जो बीजेपी के राज में एक दंगा हुआ वो सांप्रदायिक दंगा, और कांग्रेस और नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों के राज में जो दंगा हुआ वो सेकुलर दंगा, एक सांप्रदायिक दंगा और एक सेकुलर दंगा। क्योंकि जो सेकुलर पार्टी की हुकूमत में दंगा हुआ वो सेकुलर दंगा कहला गया, उसकी चर्चा नहीं होती इस मुल्क में। आज ज़रूरत है आप जाइए, आप समाज के बीच में बहस रखिए, आप लोगों को बताइए। आज एक नया तरीका भी है, कोशिश हो रही, अक़लियत के लोग ऐसे परेशान हैं। मंडल कमीशन जब से लागू हुआ, भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अक़लियतों की मुखालिफ पार्टी है, उनसे पूछिए कि मंडल कमीशन में शेख सैयद मुग़ल पठान को छोड़कर मुसलमानों की सब जातियां मंडल कमीशन में उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। हमारी पार्टी ने उसकी कभी मुखालफत नहीं की। हमारी पार्टी ने नहीं कहा कि मंडल कमीशन के अंदर जो रिजर्वेशन मुस्लिम भाइयों को मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, ये सवाल बीजेपी ने कभी नहीं उठाया। अब ठीक है, एक सवाल मुस्लिम समाज के बीच में रहता है कि फ़िरक़े के हिसाब से जो हिंदू समाज में जो लोग काम करते हैं, अगर वो हिंदू समाज में उसी काम को करने वाले दलित में हैं तो मुस्लिम समाज में वही काम करने वाले लोग दलित में क्यों नहीं है, ये एक सवाल। डिबेट वहाँ है और कोई डिबेट नहीं। लेकिन आज तरीका, आज कैसे मुस्लिम समाज को असली मुद्दे से भटकाया जाए, इसकी साजिश हो रही, इसकी कोशिश हो रही कि देश का एजेंडा बदल दो, देश के लोगों का ध्यान बदल दो। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर देश के लोगों का ध्यान बदलने की कोशिश हो रही है, उस ध्यान बदलने की कोशिश को नाकाम कोई और नहीं करेगा। ये राजनाथ सिंह जी, अडवाणी जी, नरेंद्र मोदी जी, जेटली जी, सुषमा जी नहीं करेंगे। ये काम करना पड़ेगा अब्दुल रशीद अंसारी साहब को, नाहिद शेख को, सलावत खां साहब को, शाकिर साहब को, इरफान साहब को, कुरैशी साहब को, ये आप सबको करना पड़ेगा। इसको आपको, ये जिम्मा हमको उठाना पड़ेगा। हम इस हॉल से निकल कर जाएंगे और अपने पार्टी के सदर को कहेंगे कि माइनॉरिटी मोर्चा ने तय किया है कि ये जो गलतफहमियों की दीवार खड़ी की जा रही है, इस दीवार को मिटाने का काम इसका बीरा माइनॉरिटी मोर्चा, अक़लियती मोर्चा ने उठाया। ये हमें एतमाद दिलाना पड़ेगा। कई बार हम लोगों से ये सवाल होते, और आजकल एक नया तरीका है कि साहब हमारे जो बुजुर्गान दीन हैं, हमारे यहाँ कई अकायद के मानने वाले लोग, हमारे यहाँ हम कलमा पढ़ते हैं, ये इस नाते हमें मुसलमान कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जैसे हिंदू समाज में भी कई अकायद के लोग, तो हमारे यहाँ भी कई अकायद के लोग, उनका अपना अपना तरीक़ा है। तो अब अपना तरीक़ा है तो अपने तरीक़े से वो इबादत करते हैं। उसमें डिबेट में भारतीय जनता पार्टी या अक़लियती मोर्चा नहीं पढ़ सकता। लेकिन आजकल है, लोग कहते हैं कि साहब इस दरगाह पे जाएंगे तो मन्नत पूरी होगी। अब ये जाते हैं, ये नाम नेहाद सेकुलर नेता दरगाह पे जाते, सर पे चादर लेते, फ़ोटो खिंचवाते, और हमारे बुजुर्गान दीन तुम्हारे चादर के मोहताज नहीं है, हमारे बुजुर्गान दीन तुम्हारे फूल के मोहताज नहीं, हमारे बुजुर्गान दीन तुम्हारे दुआओं के मोहताज नहीं। अगर तुम जाते हो तो अपने लिए जाओ, वो तस्वीर दिखाकर हमें अपने आप को सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट मत ले लो। आजकल तरीक़ा है, जाइएगा बिहार में, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सुबह एक टोकरी लेके किसी न किसी मज़ार पे पहुँच जाते हैं। अरे भाई, आप मुसलमानों के लिए कोई काम करोगे नहीं, अक़लियतों के लिए कोई काम करोगे नहीं, एक टोपी पहन लोगे और टोपी के नाम पर एक विवाद खड़ा कर दोगे और मज़ार पर जाकर चादर पोशी कर दोगे, तो चादर पोशी करते हो कि तुम्हारी हुकूमत रह जाए, तुम मुख्यमंत्री रह जाओ, इसके लिए जाते हो चादर चढ़ाने, और एहसान हमारे सरों पर डाल देते हो। हम तुम्हें अपना तब मानेंगे कि हमारे कौम के लोग पिछड़े हैं, गरीब हैं, बेरोज़गार हैं। आज उनके तन पर कपड़े नहीं हैं, फटे कपड़े हैं, उनके तन ढको, जो हमारे तन ढकेगा उसको हम अपना मानेंगे। हमारे बुजुर्गान दीन उनके चादर के मोहताज नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज पैमाना बदलिए, ये और कोई काम नहीं करेगा। जब इतिहास लिखा जाएगा, मैं यहाँ से जब गया था तो मैं 15-20 मिनट सदर साहब राजनाथ सिंह जी के साथ अकेले में बैठा था, और मैंने उनसे एक बात कही, जो बात मैं आपको कहता हूँ, जिम्मेदारी से कहता हूँ, मीडिया के सामने कहता हूँ। और मैंने कहा कि सदर साहब, अध्यक्ष जी, इतिहास लिखा जाएगा। जो बातें आज आपने कही, माइनॉरिटी मोर्चा की मीटिंग में आपने जो बात कही, जो जिम्मेदारी से आप बात कही है, वो बात रिकॉर्ड पर है। उनकी पूरी स्पीच हम मीडिया सेल से उसको जारी कराएंगे,
और जो आपने बात कही है हिंदुस्तान के मुसलमान उसको कभी भूलेंगे नहीं। आप सरकार में आइएगा, उसी रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि आपने सदर के नाते ये बात कही। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज ज़रूरत है कि अपने को प्रूफ कीजिए। और मैं एक गुजारिश जैन साहब की इजाज़त लेकर करना चाहता हूँ, आपस में रिश्ता अच्छा बनाइए। हम लोग युवा मोर्चा में भी काम किए। मैं जब इंदौर जाऊंगा तो इनायत कुरैशी को फ़ोन करूं ना करूं, मैं फ़ोन पहला कैलाश विजयवर्गीस को करूं और हक से करूं, क्योंकि युवा मोर्चा में हमने दोस्त की तरह काम किया। मैं जब भोपाल जाऊंगा तो नरेंद्र सिंह तोमर जी को फ़ोन करूंगा, क्योंकि युवा मोर्चा में हमने दोस्त की तरह काम किया। हम जब जाएंगे गुजरात अहमदाबाद तो प्रदीप जडेजा हो या विमल शाह हो, उसको फ़ोन करेंगे, मंत्री हमने युवा मोर्चा में एक साथ दोस्त की तरह काम किया। हमने युवा मोर्चा में और पार्टी में काम किया है, दोस्त की तरह किया। मैं ये चाहता हूँ नेता के आदमी बन के नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के आदमी बन के काम कीजिए। ये मान कर चलिए ये आपकी पार्टी, और शॉर्टकट वे मत समझाइए। ये सही है कि राजनाथ सिंह जी ने हमारी तारीफ में कह दिया कि टिकट हम बांटते, ये सही नहीं। टिकट हम नहीं बांटते, टिकट तो नीचे से पता है कि डिस्ट्रिक्ट की कमेटी, स्टेट की कमेटी, कोर ग्रुप, वो नाम तय करके आते हैं और वो नाम तय करके लिस्ट में लाते हैं, फिर लिस्ट में चुनाव समिति में आता है। लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा डेमोक्रेसी किसी पार्टी में नहीं। इलेक्शन कमेटी में एक एक नाम पर बहस होती, और मैं आज जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सबके सामने कह रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर वो टिकट का मामला आया हो तो मैंने अक़लियतों के लिए आवाज़ नहीं उठाई हो। आप पूछ सकते हैं, मैं हर मीटिंग में उस आवाज़ को उठाता हूँ और जिम्मेदारी से उठाता। लेकिन दिक्कत ये होती है कि भारतीय जनता पार्टी कोटा के आधार पर कभी टिकट नहीं दे सकती। मैं आपको बीजेपी के अक़लियती नेता के तौर पे नहीं, केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य के तौर पर भी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि अगर आप जीतने लायक उम्मीदवार होंगे तो आपका मजहब आड़े नहीं आएगा, इसकी गारंटी देता हूँ। आप एक बार अपना माहौल बनाइए। अगर मान लीजिए कि मैं चुनाव लड़ने के लिए मैं भागलपुर गया, जब मैं किशनगंज लड़ा था तो 67% मुस्लिम आबादी थी और हिंदू आबादी में भी यादव समाज के लोग बहुत थे वहाँ। लेकिन मैं जब लड़ने गया तो वो सीट तो ऐसी नहीं थी जो कभी बीजेपी ने जीती हो। और कई बार आपको लगता होगा कि भागलपुर सीट भी बीजेपी की बड़ी पुरानी सीट रही है, तो ये गलतफहमी भी निकाल दीजिए। मेरे से पहले 13 महीने के लिए प्रभाष चंद्र तिवारी बीजेपी के एमपी रहे, और मेरे से पहले सुशील मोदी 13 महीने के लिए एमपी रहे। यानी सिर्फ 26 महीने मेरे अलावा 2 एमपी भी भारतीय जनता पार्टी के हुए। वो सीट भी भागवत झा आज़ाद 7 टर्म 8 टर्म वहाँ से चुनाव जीते। लेकिन मैं वहाँ लड़ने गया तो कई बार होता है, कई कमियां हैं जिसको मैं बहुत छोटे फोरम पर तो चर्चा कर सकता हूँ। लेकिन दिक्कत होती कि जब वो टिकट मिलता है, हम देखते हैं जब हम अपने अक़लियती मोर्चे के किसी नेता को टिकट देते हैं तो उस पर सब वोट एक जैसा माहौल बन जाए, वो माहौल बनाने में दिक्कत हो जाती, और उस दिक्कत को ख़त्म करना है, पार्टी को उस पर ध्यान देना है। तो मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि चुनावी वर्ष है और बीजेपी ने अपना दिल बड़ा किया है, और जहाँ हमारी हुकूमत है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में बहुत से कार्यकर्ता बैठे, और मैं समझता हूँ कि बिना पैरवी के सब लाल बत्ती लेके और सायरन बजा के चल रहे। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा नहीं कह सकता कि इसकी पैरवी थी इसलिए बन गया। ठीक है, एक आध लोग बन जाते हैं कई बार। मान लीजिए मैं कहीं जाता हूँ और कानपुर में बहुत अच्छे कार्यकर्ता होंगे, लेकिन तनवीर साहब से अपनापन है तो चले गए, तो हज के साथी हैं, अराफात के मैदान में साथ थे, तो उस रिश्ते से हो सकता है कि 19-20 में हल्का मैं टिल्ड कर जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई किसी में टैलेंट नहीं हो और किसी का झोला उठाता हो और वो चेयरमैन बन जाएगा, वो टिकट ले लेगा, वो मिनिस्टर बन जाएगा। ऐसा नहीं, उसको अपने आप को साबित करना होगा। और मैंने देखा है कम से कम अभी तो 2 स्टेट यहाँ पर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, जहाँ हमारी हुकूमत है, वहाँ पर बहुत टैलेंटेड लोग आगे आए और स्टेट की लीडरशिप से कोऑर्डिनेशन रखी। ये समझिए कि जो स्टेट में आपको लोग अपना माने। अशरफी साहब हैं, मेरे से जितना बात नहीं करते उससे ज़्यादा रमन सिंह जी से करते, क्योंकि रमन सिंह जी को ही करना है, उनकी क़यादत में करना है।
तो स्टेट में बात कीजिए, स्टेट में पकड़ बनाइए और कोशिश होनी चाहिए। और क्योंकि जैन साहब पार्टी के प्रभारी हैं माइनॉरिटी मोर्चा के, हम लोग माइनॉरिटी मोर्चा के फर्द हैं, आप फर्द नहीं हैं, आप प्रभारी हैं, आप पार्टी की तरफ से इंचार्ज हैं। आपको हम अपना दुख दर्द आपको बताने के लिए भी आए और आपको ये सुनकर पार्टी तक पहुंचाने का जिम्मा पार्टी ने आपको दिया है। और इस नाते हम आपसे गुजारिश करेंगे कि ये दर्द पार्टी के सामने ज़रूर जाना चाहिए कि जो माइनॉरिटी मोर्चा के लोग हैं उनको जो दुश्वारियाँ दिक्कतें आ रही हैं, उन दुश्वारियों दिक्कतों को आपको पार्टी फोरम पे आप पहुंचाते भी रहें। लेकिन मुझे सबके सामने कहने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप प्रभारी के नाते, संगठन मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रतिनिधि के नाते आप यहाँ पर बैठें। कुछ दिक्कत दुश्वारियाँ जहाँ पे हैं उसको दूर किया जाना चाहिए। लोगों की ये मलाल रहता है, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी के स्टेट की भी कोर ग्रुप में हूँ, जो फैसला करने वाला ग्रुप है वहाँ उसमें मैं भी एक सदस्य हूँ। और मध्य प्रदेश में होंगे तनवीर साहब, आप हैं ना उसमें हैं, और भी जगह स्टेट में लोग होंगे। तो मैं तो पहले भोपाल में मैंने एक प्रस्ताव दिया था कि पार्टी के हर विंग में अक़लियत के कार्यकर्ता की एंट्री हो, महिला मोर्चा में भी हो, युवा मोर्चा में भी हो। पार्टी के अंदर तो होता ही है, पार्टी के अंदर जैसे नकवी साहब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, उस नाते एंट्री है। तो अगर पार्टी के राष्ट्रीय टीम में अक़लियत के 2 लोग हो सकते हैं तो फिर प्रदेश की टीम में, ज़िला की टीम में और जो मंडल की टीम है उसमें भी अगर आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नाम के साथ और 4 चांद लगेगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ। और दूसरा एक गुजारिश ये भी है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बात कर रहा था तो कई बार होता है कि जो टीम बनती, कई बार जो लोग बैठ जाते हैं वो हटते ही नहीं, दूसरे को आने ही नहीं देते। वो कहते कब से हैं आप? बोले मैं 5 टर्म से राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ। आप कब से हैं? अब ये बात हम लोगों पे भी लागू होती है। जैसे मेरे से कोई पूछे आप कब से हैं तो मैं कहता हूँ मैं पिछले 4 टर्म से केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग कमेटी है, जो टिकट के निर्णय में बैठती, तो मैं भी हूँ। तो जब तक उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी, जब तक उसमें नए लोग नहीं आएंगे, फिर मैं प्रमोद महाजन जी को याद करते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि वो दिल्ली प्रदेश की बैठक लेने गए थे दिल्ली प्रदेश में। उन्होंने पूछा कि कौन लोग कब आए हैं पार्टी में, तो सब खड़े हुए। बोला मैं बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूँ, किसी ने कहा मैं 20 साल से हूँ, किसी ने कहा मैं 15 साल से हूँ, किसी ने कहा 10 साल से हूँ, किसी ने कहा 9 साल, यानी 10 साल से नीचे कोई था नहीं। फिर उन्होंने कहा जो पिछले साल पार्टी में आया है वो हाथ उठाओ, तो कोई नहीं था। उन्होंने कहा 2 साल पहले जो आया वो हाथ उठाओ, कोई नहीं था। फिर बोले 5 साल पहले जो आया हाथ उठाओ, कोई नहीं था। तो उन्होंने कहा इसका मतलब पार्टी बढ़ नहीं रही है, नए लोगों को आप मौका ही नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो तो बैठ जाते हैं और ये भी दुहाई देते हैं साहब हम इतने पुराने, हमारी उपेक्षा हो रही। अब मैं भी पुराना हो गया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर ये बोलना भी मुझे नाराज़ करना होता सबको। इसलिए मैं अपने को शामिल करके कह रहा हूँ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि नए लोगों को जोड़िए, युवकों को जोड़िए, युवतियों को जोड़िए। जो मुझे खुशी है कि रशीद साहब ने और जैन साहब ने जो टीम बनाई है उसमें नए पुराने लोग का मिश्रण किया है। और ये जब राजनाथ सिंह जी भी टीम अपनी उन्होंने बनाई और पार्टी में है भी कि वो कुछ लोग नए आने चाहिए और नए आने चाहिए। और जो माइनॉरिटी मोर्चा के आज पदाधिकारी हैं उनको जैन साहब पार्टी के पदाधिकारी वो बन जाएं ताकि इनकी जगह कुछ नए लोग आ जाएं। इस तरह की कोशिश हो रही है और मुझे खुशी है कि ख़ासकर हम लोग जितना नहीं बोलते उससे ज़्यादा डॉक्टर जैन साहब इसकी वकालत करते। और सही फोरम पर अभी राष्ट्रीय कार्य समिति में भी जैन साहब ने माइनॉरिटी को, अक़लियत को कैसे जोड़ा जाए इसके लिए अपनी बात बहुत मजबूती से रखने का काम किया। तो मेरी यही कोशिश है कि जो यहाँ आए उससे ये कहिए, चाहे वो राष्ट्रीय कार्य समिति में हो या वो प्रदेश कार्य समिति में हो या ज़िला में हो, उससे कहिए तुमने 10 लोग कौन से जोड़े, उनका नाम, पता, एड्रेस, पिछले साल कितने जोड़े, उससे पिछले साल कितने जोड़े। अब ये नहीं है कि हम आगे बीजेपी ऑफिस में अकेले
और यहीं पर 4 लोग अपने समर्थक बना लिए, कहे साहब ये हमारे ही लोग हैं। और जब हम भाषण कर रहे थे, एक इधर ताली बजा रहा है, एक इधर बजा रहा है, एक हमारी यहाँ तारीफ कर रहा है, एक वहाँ तारीफ कर रहा है। आपको नए लोग जोड़ने पड़ेंगे, और ये यकीन रखिए कि जितने नए लोग आएंगे उससे कोई कम होने वाला नहीं। मैं कई बार जाता हूँ, जैसे अभी दिल्ली के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चे का सम्मेलन हुआ, मेरी बदकिस्मती थी कि मैं उस दिन रह नहीं सका, लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई जिस दिन मुझे पटना जाना था, राजनाथ सिंह जी जा रहे थे, नीतीश कुमार से रिश्ता टूटा था, उस दिन हमारी तकरीर होनी थी और मुझे वहाँ रहना था। 20,000 कार्यकर्ता वहाँ जमा हो रहे थे। तो मैं सुबह एयरपोर्ट जाने से पहले जल्दी यहाँ से निकला और जाकर मैं हॉल देख कर आया, सजावट देख कर आया, और मन में रहा। बाद में मैं उसकी पूरी जानकारी मैंने ली, एक एक मिनट के। मुझे आतिफ रशीद से इतनी खुशी हुई और मुझे लगा कि एक शाहनवाज नहीं, चलो कोई दूसरा शाहनवाज हुसैन बनकर खड़ा हो रहा है। क्योंकि कब तक हम अपने एरिया में सिर्फ ये कहेंगे, पैमाना भी बदलना चाहिए कि जिसके पीछे 5,000 लोग हों, 10,000 लोग हों, 2,000 लोग हों, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। और कौन बढ़ाएगा? जो मंच पर बैठे हुए नेता हैं, यही बढ़ाने का काम करेंगे। जो मजबूत लोग हैं, जो समाज में पकड़ रखते हैं,